नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान पर परमाणु हमले के बढ़ते खतरे की, पश्चिम एशिया की जंग से भारत में बढ़ती मुश्किलों की, देखेंगे क्यों वोटर हाईजैकिंग के आरोपों से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर क्या लगाया आरोप, जानेंगे भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को क्या दी चुनौती। अन्यथा आप बहस के लिए तैयार हैं तो समय स्थान तय करिए, मैं निश्चित रूप से वहां उपस्थित होऊंगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोनिया गांधी को सेहत में सुधार के बाद अस्पताल में मिली छुट्टी। 24 मार्च को बुखार और सिस्टमिक इन्फेक्शन के चलते हुई थी भर्ती, अब घर पर ही जारी रहेगा इलाज। बसपा प्रमुख मायावती ने पदाधिकारियों संघ की बड़ी बैठक, कहा सरकार से जनता हो चुकी है त्रस्त, अब लोगों की बीएसपी से बढ़ी उम्मीदें। बीजू पटनायक पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी से विवाद, बीजेडी ने ओडिशा विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। बीते दिन नवीन पटनायक ने कहा था निशिकांत को मेंटल डॉक्टर की है जरूरत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, कहा बड़े पैमाने पर फॉर्म 6 स्वीकार कर रहा है आयोग, वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे बाहरी लोगों के नाम। इंडिगो को मिला नया सीईओ, विलियम वॉल्श के हाथों में आई कमान, पूर्व सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने अचानक दिया था इस्तीफा। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद इस जंग के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका बढ़ती जा रही है और सवाल संयुक्त राष्ट्र पर उठ रहे हैं। इस बीच इस क्षेत्र में ताबड़तोड़ हमले भी जारी रहे। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो किस मोड़ पर पहुंच गई है ईरान जंग, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां से दो रास्ते नजर आ रहे हैं। पहला ये कि या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर इस क्षेत्र में बड़ी तबाही मचने वाली है, क्योंकि ईरान पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। ये चेतावनी खुद संयुक्त राष्ट्र के अंदर से आई है। संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक मोहम्मद सफा ने इस जंग को लेकर डराने वाली चेतावनी दी है। उन्होंने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। सफा ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा है कि युद्ध चाहना एक बीमार मानसिकता है। तेहरान लगभग 1 करोड़ लोगों का शहर है, ये कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है। यहाँ परिवार हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं। जरा कल्पना कीजिए कि वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या किसी भी ऐसे शहर पर परमाणु बम गिरा दिए जाएं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के ही कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग इस स्थिति की गंभीरता को समझ पा रहे हैं, क्योंकि यूएन ईरान में संभावित परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। ये बेहद खतरनाक है। उनके इस बयान ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि दुनिया अब तक हिरोशिमा और नागासाकी में मची तबाही को भूली नहीं है। ऐसे में एक और परमाणु हमले का जोखिम उठाना मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरह अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान के परमाणु संयंत्रों के पास हमले कर रहे हैं, उसे देखते हुए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कभी भी ये जंग परमाणु जंग में बदल सकती है। इसी कड़ी में अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के परमाणु शहर इस्फहान पर 2000 पाउंड के बंकर बूस्टर बमों से हमला किया है। इन हालात में कतर ने इजराइल और अमेरिका को चेताया है कि सभी पक्षों को ऊर्जा और परमाणु अवसंरचना पर हमले करने से बचना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट के भविष्य का फैसला पूरे क्षेत्र को मिलकर करना चाहिए। इजराइल की घुसपैठ और लेबनान में बफर जोन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वहीं रूस का भी गुस्सा फूट पड़ा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे सत्ता परिवर्तन का उद्देश्य तेल और गैस संसाधनों पर अधिक नियंत्रण हासिल करना है और ये संकट एक व्यापक संघर्ष में तब्दील हो सकता है। तो मौजूदा हालात में इस जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल बुरी तरह घिर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो दबाव बढ़ ही रहा है, साथ ही ईरान के हमले भी जारी हैं। ईरान का आरोप है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में कैंसर की दवा बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही ईरानी सेना की तरफ से जोरदार पलटवार भी किया गया है। उन्होंने सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मिसाइल के टुकड़ों के गिरने से मध्य इजराइल में कारें आग की लपटों में घिर गईं। वहीं दुबई के समुद्री क्षेत्र में एक पूरी तरह से भरे हुए कुवैती टैंकर पर भी हमला किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिकी सेनाओं के लिए पश्चिम एशिया क्षेत्र छोड़ने का वक्त आ गया है, यानी अब उसकी तरफ से हमले और तेज हो सकते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। पश्चिम एशिया की जंग की वजह से भारत में भी ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसे लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है।
हालांकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि एलपीजी की कोई समस्या नहीं है और अब विपक्ष ने सरकार के इन दावों को झूठा साबित करते हुए सबूत सामने रख दिए, जिससे सरकार बुरी तरह घिर गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत में एलपीजी संकट भी गहराता जा रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि छोटे शहरों से बड़े शहरों में कमाने खाने आए मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। वहीं कई फैक्ट्रियों पर ताला लग चुका है, लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना पैनिक किया जा रहा है। और अब इस पर विपक्ष ने सबूत पेश कर दिए हैं। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर दिखाया है कि सिलेंडर लेने के लिए लोग कैसे लाइनों में लगे हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया है। देश में एलपीजी संकट ने तबाही मचा रखी है। लोगों के घरों में चूल्हा नहीं चल रहा, हर तरफ एलपीजी के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। कपड़ा, मार्बल, केमिकल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मजबूरी में घर लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशनों में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन नरेंद्र मोदी को लोगों की तकलीफें नजर नहीं आ रही। उनका सब चंगा सी मोड ऑन है। एक तरफ सरकार एलपीजी को लेकर घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ रुपए में बड़ी गिरावट को लेकर भी विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। जैसा आप जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया 95 की दर पर पहुंच गया है। इसी कड़ी में अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया है। गिरने के मामले में रुपए और भाजपा की छवि के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। जैसे जैसे भाजपाई लोगों के कांड कुकर्मों और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है, वैसे वैसे भाजपाई छवि और भी नीचे गिरती जा रही है। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन इस्तीफे नहीं। भाजपा में हमेशा नैतिक दिवालियापन रहा है, अब तो वो पराकाष्ठा पर है। विपक्ष के इन हमलों से सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। देखना होगा कि इन आरोपों पर सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। देश में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चरम पर है और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर वोटर हाईजैकिंग का सनसनीखेज आरोप लगाया है। ममता का दावा है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से बाहरी लोगों के नाम शामिल करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ममता ने इसे बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ एक गंभीर साजिश करार दिया। उन्होंने बताया, मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ रची जा रही एक गंभीर साजिश के बारे में आगाह किया है। भाजपा के एजेंटों को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में हजारों फर्जी फॉर्म 6 जमा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये बाहरी और गैर निवासियों को बंगाल की वोटर लिस्ट में घुसाने के लिए वोटर हाईजैकिंग की एक कोशिश है। बीजेपी ने यही गंदा खेल महाराष्ट्र और दिल्ली में भी सफलतापूर्वक खेला था। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आगे कहा, एक तरफ 60 लाख से अधिक वास्तविक वोटरों के आवेदन अभी भी लंबित हैं और दोषपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया के कारण 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग बंद दरवाजों के पीछे इन थोक फर्जी आवेदनों को स्वीकार करने की संदिग्ध जल्दबाजी दिखा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये प्रक्रिया न सिर्फ अवैध है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी सीधा उल्लंघन है। टीएमसी प्रमुख ने मांग की है कि चुनाव आयोग इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को तुरंत रोके। उन्होंने साफ किया कि 28 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद किसी भी संदिग्ध नाम को जोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ममता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बंगाल अपने लोकतंत्र को दिन दहाड़े चोरी नहीं होने देगा और राज्य की जनता इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। दरअसल राहुल केरल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और अब राहुल ने कन्नूर और कालाची में जनता को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार पर निशाना साधा, साथ ही पीएम मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाए। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अपने चरम पर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्नूर और कराची में जनसभाएं कर चुनावी माहौल गर्मा दिया है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने केरल की जनता के लिए यूडीएफ का मैनिफेस्टो जारी किया था और अब उन्होंने प्रचार जारी रखते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने विदेश नीति और पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने हर साल 9 लाख करोड़ के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है, जिससे भारत के लघु और मध्यम उद्योग तबाह हो जाएंगे। राहुल ने कहा, पीएम मोदी दबाव में काम कर रहे हैं। अमेरिका एपस्टीन फाइल्स के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। साथ ही अडानी समूह पर चल रहे आपराधिक मामलों के कारण बीजेपी बैकफुट पर है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप मोदी को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही मोदी केरल के सीएम को कंट्रोल करते हैं। The same way Donald Trump controls Narendra Modi,
Narendra Modi controls the Chief Minister of Kerala. जैसा आप जानते हैं कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने यूडीएफ का घोषणा पत्र जारी करते हुए 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया था। केएसआरटीसी बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता, कल्याण पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह किया गया, ओमान चंडी के नाम पर हर परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य कवर और नया बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज। राहुल ने केरल के लोगों के लिए कहा कि यहाँ की धर्मनिरपेक्षता और एकता से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने एलडीएफ के खिलाफ संघर्ष करने वाले कांग्रेस और यूडीएफ कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की। जैसा आप जानते हैं कि केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी के इन हमलों और वादों ने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्रंप के दबाव में होने का आरोप लगाया तो गृहमंत्री अमित शाह भी अपने दावों को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आ गए। दरअसल बीते दिन गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नक्सलवाद के मुद्दे पर भाषण दिया था और आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में पहले की कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण दिया था। उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा पलटवार किया है और शाह को बहस की खुली चुनौती भी दे दी। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने नक्सल खात्मे में देरी का ठीकरा सीधे तौर पर कांग्रेस पर फोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 2019 में ही खुफिया ग्रिड की रणनीति बन गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होने के कारण काम रुका रहा। शाह के इस आरोप पर अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने इस मुद्दे पर अमित शाह को घेरा है। आइए पहले सुन लेते हैं सदन में अमित शाह ने क्या कहा था। सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ था क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा। अब शाह के इन आरोपों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने गृह मंत्री के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। बघेल ने लिखा, अमित शाह जी झूठ बोलना बंद कीजिए। मंच, स्थान, तारीख और समय आप तय कर लें। मैं बहस के लिए तैयार हूं। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूँ। झूठ मत बोलिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा आप बहस के लिए तैयार हैं तो समय स्थान तय करिए, मैं निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित होऊंगा। इस दावे को लेकर बघेल ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह ने लोकसभा में जो कुछ कहा वो सरासर झूठ है। बघेल ने सलाह दी कि अमित शाह को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आप नक्सलियों से लड़ रहे हैं तो हम भी उनसे लड़ रहे थे। आप अपनी पीठ बेशक थपथपाइए, लेकिन हमारी पीठ पर पैर रखकर ऊंचा उठने की कोशिश मत कीजिए, गिर जाएंगे। अगर हमारी सरकार ने बस्तर के सुदूर इलाकों तक कैंप ना बनाए होते तो आज जो ऑपरेशन आप कर सके वो हरगिज संभव नहीं होता। कुल मिलाकर नक्सलवाद के सफाई का मुद्दा एक बार फिर पूरी तरह से गर्मा गया है। एक तरफ सरकार इस मामले पर अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं पूर्व सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। अब अमित शाह भूपेश बघेल की इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। गृहमंत्री अमित शाह के दावों पर बहस गरमाई हुई है। इस बीच बिहार में बड़े हादसे की खबर सामने आई है। नालंदा जिले में शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर राष्ट्रपति और पीएम मोदी से लेकर कई मंत्रियों ने संवेदना जाहिर की है, तो वहीं विपक्ष ने इसका जिम्मेदार सरकार की लापरवाही को ठहराया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के नालंदा जिले में शीतला माता मंदिर में बड़ा और भयानक हादसा हुआ। यहाँ श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई और इसमें अब तक कुल 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना पर पीएम मोदी से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने संवेदना जाहिर की है। इस कड़ी में दुख जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार के नालंदा में एक मंदिर में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की जान जाने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं सभी शोकाकुल परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। पीएम मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जान गंवाने वालों के परिजनों को 6 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा घायलों का मुफ्त इलाज कराने के निर्देश दिए हैं।
घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दीपनगर थाना के थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। वहीं इस घटना पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने संवेदना व्यक्त की, साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि नालंदा के मां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान मची भगदड़ की स्तब्ध करने वाली घटना अत्यंत हृदय विदारक है। इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के शोक संतप्त परिजनों के प्रति राष्ट्रीय जनता दल अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता है। भगदड़ की दुखद घटनाओं को प्रशासनिक मुस्तैदी और सरकार की तत्परता से टाला जा सकता है। पटना में छठ पूजा के दौरान और दशहरा में पुतला दहन के दौरान ऐसी दुखद घटनाएं हो चुकी हैं, पर नीतीश सरकार और उनकी प्रशासन की दृष्टि में नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं इस घटना पर कांग्रेस ने भी एनडीए को घेरा है। पार्टी ने राज्य में प्रशासन खत्म होने का दावा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि विदाई को तैयार मुख्यमंत्री के गृह जिले में स्थित शीतला माता मंदिर में मेले के दौरान हुई भगदड़ में लगभग 10 लोगों के मारे जाने और 25 लोगों के घायल होने की सूचना बेहद पीड़ादायक है। जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि और पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं इस मामले में विपक्ष का विरोध बढ़ना तय माना जा रहा है। भगदड़ की घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर भड़का हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एएस ओका ने न्यायपालिका को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका नागरिकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है और भरोसा बनाए रखने में फेल हो गई है। जस्टिस ओका ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो क्या कुछ कहा जस्टिस ओका ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एएस ओका ने 30 मार्च को न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। दरअसल जस्टिस ओका पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के 45वें जेपी मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है, लेकिन ये वादा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक अदालतें गुणवत्तापूर्ण और समय से न्याय नहीं दे पाएंगी। आम लोगों को न्यायपालिका से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन किसी तरह ये सिस्टम उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। अगर कोई ये कहता है कि आम आदमी को न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है, तो ये बात सिस्टम के बाहर के लोगों को कहनी चाहिए, ना कि वकीलों या जजों को। जस्टिस ओका यही नहीं रुके। उन्होंने देश में जजों और आबादी के अनुपात और कमजोर न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी समस्या बताया और कहा कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 5 साल में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 जज होने चाहिए, लेकिन आज भी यह आंकड़ा करीब 22 से 23 ही है, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात 80 से 90 तक है। एक समिति के अध्यक्ष के तौर पर किए गए आकलन में सिर्फ महाराष्ट्र में ही करीब 85-100 ट्रायल कोर्ट के जजों की जरूरत है। कोर्ट को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जस्टिस ओका ने मुकदमों के बढ़ते बोझ पर भी चिंता जताई। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में रोज 100 से 150 मामलों की सुनवाई होती है। इनमें 30 से 40% मामले चेक बाउंस से जुड़े होते हैं, जबकि बाकी आपराधिक, वैवाहिक और घरेलू हिंसा के मामले होते हैं। ऐसे में ये एक बड़ी समस्या है। जस्टिस ओका के इन बयानों ने सरकार पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने को लेकर सरकार अब घिर गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि जस्टिस ओका के बयानों का कितना असर देखने को मिलता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी बीच बीच में कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो एक मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। कल उन्होंने केरल की सड़कों पर साइकिल चलाकर कुछ ऐसा ही कर दिया। जहां पर देश में पेट्रोल की किल्लत हो रही है, वहीं पर बीजेपी जगह जगह पर बाइक रैलियां कर रही है और प्रधानमंत्री की आम सभा में भीड़ जुटाने के लिए 1800 बसें लगा दी जा रही हैं। इससे जाहिर होता है कि देश के जिम्मेदार लोगों को सिर्फ वोटों की ही जरूरत है, लोगों की उनको कोई परवाह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।